हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 हिंदी की बुक का चैप्टर 10 झांसी की रानी। तो स्टार्ट करते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। सिंहासन हिल उठे, इसका क्या मतलब है? देखिए, इसमें ना एक तरह से ये बताया गया है कि सिंहासन हिल गए थे। कब की बात की जा रही है? यहाँ पर 1857 के टाइम पर हमारे देश की जो पहली आज़ादी की जंग थी, उसमें किस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई ने अपना योगदान दिया था, और उनके योगदान को देखकर या फिर उनके जो कर्तव्य थे या उन्होंने जो जिस तरीके से लड़ाई करी थी ना, उसे देखकर सिंहासन हिल उठे थे। सिंहासन कौन सा? अंग्रेजों का शासन। और राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। जो राजवंश थे, रजवाड़े थे, उन्होंने देखा कि एक औरत किस तरीके से लड़ रही है। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। बूढ़ा भारत कैसे? भाई, हमारा देश एक तरह से अंग्रेजों के शासन में इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, तो बूढ़ा भारत मतलब जो कमज़ोर हो चुका भारत था, उसमें एक नई जवानी आ गई थी। ये देख करके किस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही हैं। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। तो आज़ादी खो चुकी है। लगभग 100-150 सालों से देश हमारा 100 सालों से गुलाम है। ये देखकर ये मतलब चीज़ लोगों के समझ में आने लगी थी, और आज़ादी की क्या कीमत होती है ये भी लोगों के आने लगा था समझ में। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। तो फिरंगी का क्या मतलब है? जो अंग्रेज हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो हमारे देश के नहीं हैं, उन्हें फिरंगी कहते हैं। उनको हटाना है, देश से बाहर निकालना है, ये सबके मन में सबने ठान ली थी। चमक उठी सन 57 में। सन 57 यानी कि 1857 की बात यहाँ पर हो रही है। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। मतलब जो तलवार जिससे वार किया गया था, वो कोई नई तलवार नहीं थी, वो बहुत मेहनत करके उसको सीखा गया था। वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। तो बुंदेले हर बोलो क्या है यहाँ पर? जो हर बोले होते हैं कहानी सुनाने वाले, बुंदेलखंड के इलाके में जो कहानी सुनाने वाले लोग होते हैं, उनकी बात यहाँ पे कवित्री कर रही हैं। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो खूब लड़ी मर्दानी यानी कि बहुत ही साहस के साथ, बहुत ही ज़्यादा करेज के साथ उन्होंने लड़ाई करी थी। और वो कौन थी? वो थी महारानी लक्ष्मीबाई। तो इसमें यही बताया गया है कि अंग्रेज़ों की गलत नीतियों से जो शासक थे वो काफ़ी चिंतित थे। मतलब हमारे देश के जो लोकल रूलर्स थे, अंग्रेज उन पे काफ़ी ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे, हमारे देश के लोगों पे भी अत्याचार कर रहे थे। और राजवंश जो हैं काफ़ी इस वजह से काफ़ी परेशान भी थे, गुस्से में भी थे। और हमारा देश काफ़ी समय से गुलाम था। तो 1857 में दोबारा से एक क्रांति की मुहिम छिड़ गई थी पूरे देश में। तो यहाँ पर भ्रकुटी जो है, भ्रकुटी का मतलब होता है बौहें, हमारी आईब्रोज। गुमी मतलब खोई हुई, है ना। तो ये सब हमने देख लिया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। कानपुर के नाना की मुंह भोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की, वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाल कटारी, उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें देखिए कानपुर के, यहाँ से देखते हैं हम, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। तो कानपुर के नाना साहेब जो उस समय वहाँ पे थे, नाना साहेब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में, अभी आप लोग 8th क्लास में आके पढ़ेंगे। तो काफ़ी वो भी एक बड़े लीडर रहे हैं, वॉरियर रहे हैं, देश की आज़ादी में उनका योगदान रहा है। तो इसमें ये बताया गया है कि कानपुर के इलाके के जो नाना साहेब थे, उनकी वो मुंह बोली बहन छबीली थी। छबीली का मतलब, यहाँ पर जो शब्द छबीली है, इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल या फिर सुंदर। ठीक है, सुंदर होता है शब्द का मतलब छबीली का। तो कानपुर के नाना की, नाना मतलब इनके नाना ही नाना साहिब की बात हो रही है, उनकी मुंह बोली हुई बहन थी, मतलब मानी हुई बहन थी। लक्ष्मीबाई इनका नाम था, और पिता की वो अकेली ही संतान थी, मतलब और कोई भाई बहन इनका नहीं था। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। तो जो नाना साहिब जिनकी बात कर रही हूँ मैं, उनके साथ ही पढ़ती थी, उनकी ही, और उनके साथ ही खेलती थी रानी लक्ष्मीबाई। बरछी ढाल कृपाल कटारी, उसकी यही सहेली थी। तो बरछी ढाल कृपाल,
ये क्या होता है, कृपाल होती है तलवार, कटारी जिससे काटा जाता है। तो ये जो होते हैं ना लड़ने के इक्विपमेंट्स होते हैं, बर्छी, ढाल, कृपाल, कटारी, ये रानी लक्ष्मीबाई इनसे ही खेला करती थी। तो इसमें यही है कि ये अपनी इकलौती संतान थी अपने पिता की। कानपुर के जो नाना साहेब थे वो उनको अपनी बहन मानते थे, रानी लक्ष्मीबाई को। वह बहुत सुंदर भी थी दिखने में, और वो खेलती थी, पढ़ती थी नाना साहेब के साथ। उनकी जो सहेलियां थी वो बर्छी, ढाल, कृपाल और वीर शिवाजी महाराज है ना, उनकी जो कहानियां थी, उनकी जो उन्होंने वीरता की गाथाएं थी, उनको मुँह ज़बानी याद थी रानी लक्ष्मीबाई को। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसका ये बार बार रिपीट होगी कि बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने ये कहानी सुनी है। बुंदेले हरबोले कहते हैं कि वो एक महान योद्धा थी और जो युद्ध में मर्दों की भांति लड़ी, मतलब बहुत ही वीरता से, काफ़ी करेज से रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई करी थी। अब आगे आता है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। तो इसमें है लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, मतलब वो लक्ष्मी है ना कि कोई देवी थी, कौन थी हमें नहीं समझ में आता। यह कहना मुश्किल था कि रानी लक्ष्मीबाई लक्ष्मी थी या दुर्गा थी। यह स्वयं वीरता की, कुछ एक करेज की, एक होते ना कि हिम्मत की वो अवतार थी, कि उनके अवतार के हिम्मत के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। उनकी तलवारबाजी देख करके मराठों को बहुत प्रसन्नता होती थी कि कितनी अच्छे से तलवारबाजी रानी लक्ष्मीबाई करती हैं मराठे, क्योंकि वो भी मराठा फैमिली की थी। मराठे देख के खूब खुश होते थे। और दुर्ग की रचना, नकली युद्ध, मतलब अगर आप लोगों ने महाभारत देखा होगा तो आपने देखा होगा ना कि किस तरीके से दुर्ग रचा जाता है, किस तरीके से दुश्मन को अपने फंसाया जाता है जाल में। तो वो होता है दुर्ग की रचना। युद्ध क्षेत्र में दुर्ग की रचना, व्यूह की रचना, ये सब खूब खेला करती थी वो। सैन्य घेरना, मतलब सेना को घेरना, दुर्ग तोड़ना, या फिर जैसे कि जो दूसरी सेना ने दुर्ग बनाया है खुद को बचाने के लिए, जो सिक्योरिटी बनाई हुई है उसको तोड़ के जाना, ये सब उनके प्रिय खिलवाड़ थे, मतलब अच्छे उनके फेवरेट गेम्स थे ये सारे के सारे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले मुँह बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो महाराष्ट्र की कुलदेवी माँ दुर्गा की वह भी पूजा किया करती थी। बचपन से ही उनमें वीरता के संस्कार भरे हुए थे। बुंदेलवासी उस वीर स्त्री के पौरुष की कथा सुनाते हैं। तो ये रानी लक्ष्मीबाई महाराष्ट्र की जो कुलदेवी थी, माता भवानी, उनकी पूजा किया करती थी, उनको माना करती थी, और उनमें वीरता कूट कूट के भरी हुई थी। वीरता के सारे संस्कार थे लक्ष्मीबाई में। और बुंदेली वासी, बुंदेल के रहने वाले जो लोग हैं, उनसे हमने कहानी सुनी है कि कितनी ये निडर थी, कितनी साहसी थी रानी लक्ष्मीबाई। इनका बचपन का नाम क्या था, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई रानी लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुबट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। इसका क्या मतलब है, देखिए, वैभव का मतलब होता है समृद्धि, यानी कि रिचनेस। सुख तो आपको पता है, सुख संपत्ति यानी कि आगे है ना बढ़ना। सुबट का मतलब होता है जो काफ़ी वीर योद्धा होते हैं, उनको कहते हैं सुबट। और विरुदावली यानी कि प्रशंसा और यश का गीत। विरुदावली जो प्रशंसा, हैप्पीनेस के जो गीत गाए जाते हैं, इसका ये मतलब है, अगर इसकी हम व्याख्या करें तो वीरता की प्रतीक रानी का विवाह सुख समृद्धि के प्रतीक झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। तो गंगाधर राव जो थे झांसी के राजा थे, उनके साथ रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था, शादी हुई थी। राजमहल में जब रानी लक्ष्मीबाई की शादी हुई थी तो राजमहल में खुशियां छा गई थीं, बधाई के गीत गाए जा रहे थे। बुंदेलखंड के वीर योद्धाओं के यश का गीत जो दुनिया गाती है, रानी लक्ष्मीबाई उस गीत को चरितार्थ करने झांसी के महलों में आई। तो मतलब जो बुंदेल के जो गाते हैं ना गीत, की वहाँ के योद्धा का भी काफ़ी वीर होते हैं, वही वीरता रानी लक्ष्मीबाई भी उसी तरीके के वीरों की तरह रानी लक्ष्मीबाई आई थी वहाँ के महल में। अब आगे आता है, चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलोगे मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चित्रा ने अर्जुन को पाया, तो चित्रा जो थी अर्जुन की वाइफ थी। शिव से मिली भवानी, भवानी पार्वती के रूप हैं, पार्वती का ही रूप मानते ना भवानी माँ को। तो जिस तरीके से शिव से भवानी मिली, चित्रा से अर्जुन मिले,
उसी तरीके से रानी लक्ष्मीबाई भी अपने पति से गंगाधर से मिली थी। इसी तरीके से जब वो वहाँ गई थी तो बुंदेलखंड वासियों ने खूब खुशी के गीत गाए थे और खुशियाँ वहाँ पर मनाई गई थी जब उनकी शादी हुई थी। आगे आता है, उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें यह है, उदित का मतलब होता है उगना और सौभाग्य का मतलब होता है सुख, मुदित का मतलब होता है प्रसन्नता और उजियाली का मतलब होता है उजाला, कालगति मतलब होता है समय का चक्र और चुपके चुपके काली घटा घेर आई मतलब कुछ बुरा हो गया। और इसका ये मतलब है कि रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में सौभाग्य का उदय हुआ। जब उनकी शादी हुई तो सब कुछ अच्छा हुआ, महलों में हर तरफ खुशहाली छाई हुई थी, सब कुछ काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन भाग्य को ये मंजूर नहीं था, समय का चरखा घूमा और जीवन में अंधकार उनके आ गया। रानी लक्ष्मीबाई के तीर कमान थामने वाले जो हाथ थे, जो तलवार थामते थे, तीर कमान से लड़ाइयाँ करते थे, उन हाथों को चूड़ियाँ भाई ही नहीं, उन हाथों में चूड़ियाँ रुकी ही नहीं और रानी विधवा हो गई और राजा जी की मौत हो गई और वो भी बिना संतान दिए। मतलब रानी लक्ष्मीबाई के कोई बच्चा नहीं हुआ, बिना संतान दिए ही राजा जी की मृत्यु हो गई, रानी विधवा हो गई। रानी के दुख की तो कोई सीमा ही नहीं रही। ईश्वर को भी उन पर दया नहीं आई। बुंदेलवासी हमें उस वीर और साहसी रानी की कथा सुनाते हैं। तो शादी के कुछ समय बाद ही राजा की मृत्यु हो गई, रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई, उनकी कोई संतान भी नहीं थी। तो जिन हाथों में तलवार तीर कमान था, उन हाथों में चूड़ियाँ तो रुक ही नहीं पाईं और रानी के दुख की कोई सीमा रही नहीं। आगे बताते हैं यहाँ पर, बुजादीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बुजादीप झांसी का तब, तो बुजादीप झांसी का तब मतलब राजा जी की मृत्यु हो गई, झांसी के जो राजा थे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो डलहौजी मन में हर्षाया, डलहौजी कौन था? अंग्रेज़ों का एक ऑफिसर था, अंग्रेजी सरकार में एक ऑफिसर था डलहौजी। तो डलहौजी को बड़े मज़े आ गए कि राजा जो है मर गया है, अब ये तो राज्य अनाथ हो गया है, अब मैं इसको हड़प लेता हूँ। राज्य हड़प करने का उसको अच्छा, हड़पने का, अपने कंट्रोल में रहने का उसको अच्छा मौका मिल गया और फ़ौरन उसने क्या किया, अपनी फ़ौजें भेज दी झांसी में और अब उसके दुर्ग पर, मतलब जो होता है ना उसका मेन फोर्ट जो होता है उस पर अपना झंडा फहरा दिया। अब लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आ गया कि भाई लावारिस हो गया, कोई बचा नहीं है यहाँ पर राजा इसका, तो हम इसको हड़प लेते हैं। इस तरीके से अंग्रेजी सरकार झांसी पहुँच गई। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, मतलब आंसुओं से भरी हुई रानी ने देखा कि झांसी जो है अब वीरानी हो गई है, बिल्कुल सुनसान हो गई है। तो अब झांसी को सुरक्षित करने के लिए रानी को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो रानी है ना, झांसी वाली रानी है, लक्ष्मीबाई है, उनको तो सब कुछ आता है। वो तो बचपन से ही उन्होंने तलवारें तीर कमान चलाया है, तो अपनी झांसी को वो कैसे ना बचाएं, ज़रूर बचाएंगी। कैसे वो डलहौजी के कब्जे में अपनी झांसी को जाने देंगी। आगे देखते हैं, अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैर ठुकराया। रानी दासी बनी है दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसका क्या मतलब है? अनुनय विनय, अनुनय विनय का मतलब होता है प्रार्थना करना, विकट का मतलब होता है अजीब, माया का मतलब होता है चाल, पलटना का मतलब होता है बदल जाना। तो देखिए इसमें क्या है ना, इसमें ये बताया गया है कि अंग्रेज़ों की चालाकियों को समझना बहुत कठिन था। अंग्रेज़ ना बड़े ही चालाक थे, मतलब आपके सामने होता है ना कि पेट में छुरी घूंपना वाली जो चीज़ होती है, वो अंग्रेज़ों ने ही हमारे देश में एक तरीके से शुरू करी थी। सामने बहुत मीठे बहुत अच्छे बनते थे। तो अंग्रेज़ों की चालाकियों को समझना बहुत कठिन था। वे किसी की प्रार्थना नहीं सुनते थे, मतलब कोई उनके सामने कुछ भी गिड़गिड़ाता रहे, कुछ भी करता रहे, वो किसी की नहीं सुनते थे। जब वो व्यापारी बन के हमारे देश में आए थे ना, जब बिजनेसमैन बन के हमारे देश में आए थे, तो बिल्कुल हमारे सामने ऐसे गिड़गिड़ा रहे थे, हमारे देश के राजाओं के सामने दया मांग रहे थे
कि किस तरीके से हमें यहाँ पे व्यापार करने दो, बिजनेस करने दो। लेकिन जैसे ही उन्होंने हमारे देश में पैर पसारे, धीरे धीरे हमारे देश के राजाओं को भी उन्होंने अपना बिल्कुल कुछ नहीं समझा अपने सामने। फिर डलहौजी ने जब देश में अपना राज्य विस्तार आरंभ किया, उसका स्वरूप बदल गया। मतलब पहले तो वो राजाओं के सामने, अंग्रेजी जो सरकार थी या अंग्रेजी व्यापारी थे, वो हमारे देश के राजाओं के सामने पहले तो गिड़गिड़ाया करते थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अंग्रेज स्ट्रांग होते गए हमारे देश में, फिर उनके अलग ही अंदाज हो गए, फिर राजाओं पे अपना हुक्म चलाने लगे, उनका स्वरूप बदल गया। राजाओं और नवाबों को भी वह अपने पैर की धूल समझने लगे, कुछ नहीं समझते थे राजाओं नवाबों को। नवाब और राजाओं की रानियां जो हैं, पहले वो रानियां थी, मतलब राजा की रानी थी, नवाब की थी ना, बेगमें थी, वो अब बिल्कुल दासियों के समान हो गई थी। और अंग्रेजी महिलाएं जो कि पहले दासियों की तरह रहती थी, अब महारानियां बन गई थी। तो समय किस तरीके से बदल गया था, यही हमें इसमें बताया गया है। और ये कहानी कहती हैं कि बुंदेले हर बोलो के मुँह इन्होंने सुनी थी, कवित्री ने। कहानी छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर, तिंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रनिपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो दिल्ली यहाँ पे, यहाँ क्या है, दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली की। घात का मतलब होता है धोखा देना, और वज्रनिपात मतलब भारी नुकसान हुआ था। तो देखिए इसका क्या मतलब है ना, कि अंग्रेज़ों ने राजधानी दिल्ली भी छीन ली थी, देखते ही देखते लखनऊ पर भी अधिकार कर लिया था। उन्होंने पेशवा को बिठूर, एक जगह है, बिठूर में कैद कर दिया था। जो पेशवा थे ना मराठों के, उनको बिठूर में अंग्रेज़ों ने कैद कर लिया था। नागपुर पर भी धोखे से उन्होंने अधिकार कर लिया अंग्रेज़ों ने। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक भी उनके सामने नहीं टिक पाए थे अंग्रेज़ों के सामने। सिंध, पंजाब, ब्रह्मपुत्र पर भी उनके भीषण आक्रमण की मुसीबत आई। मतलब हर जगह हमारे देश के कोने कोने पर अंग्रेज़ जो है, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास सुपीरियर वेपन्स थे, उनके पास हथियार बहुत ज़्यादा अच्छे थे हमारे देश के लोगों से, इसलिए वो जीतते जा रहे थे। तो चाहे कर्नाटक हो, उदयपुर हो, तंजौर, सिंध, पंजाब, ब्रह्मपुत्र वैली वाला रीजन, कुछ भी हो, कोई भी अंग्रेज़ों के सामने नहीं टिक पा रहा था। बंगाल, मद्रास आदि राज्यों की भी यही दशा थी, कोई उनके पास नहीं टिक पा रहा था। ये हम लोग कहानी सुनते हैं बुंदेले हर बोलो से। अब आगे बताते हैं। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लखा हार। यूं पर्दे की इज्जत पर देशी की हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों बहुत बड़ा चैप्टर है ये, आगे का जो है ना नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि अगर मैं अभी बनाऊंगी ना तो आधे घंटे से भी ऊपर की ये वीडियो चली जाएगी। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।